नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं स्ट्रीट लाइव। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वर्गीय भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती के अवसर पर जदयू द्वारा सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र स्थित बापू सभागार में आयोजित भीम संवाद कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर सबसे पहले मुख्यमंत्री ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक कुमार चौधरी द्वारा बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर के जीवन पर आधारित पुस्तक डॉक्टर आम्बेडकर की विरासत और दृष्टि का मुख्यमंत्री ने विमोचन किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं सबसे पहले बाबा साहेब आम्बेडकर को नमन करता हूं। आप सभी बड़ी संख्या में इस भीम संवाद कार्यक्रम में उपस्थित हुए, यह देखकर मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। बाबा साहेब आम्बेडकर का व्यक्तित्व और कृत्य प्रेरणादायक है। उनके द्वारा देशहित और राष्ट्र निर्माण में किए गए कार्य काफ़ी सराहनीय हैं। उनके नेतृत्व में संविधान की रचना की गई, यह कोई मामूली बात नहीं। उनके काम को हम सभी को याद रखना चाहिए। जब हम केंद्रीय मंत्री थे तो बाबा साहेब आम्बेडकर जी के घर पर जाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते थे तथा उनके परिजनों से मिलते थे। पटना में सचिवालय स्थित सभागार में बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के विकास को लेकर केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों के लिए केंद्र सरकार लगातार कई सौगातें दे रही है। शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी कि आगामी 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर बिहार की जनता को नई योजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। इस दिन न केवल पंचायती राज के चुने हुए प्रतिनिधियों का भव्य सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, बल्कि कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी प्रधानमंत्री के हाथों होगा। ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं का लाभ भी बिहार की जनता को दिया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि पिछले वर्ष 7,90,000 गरीब परिवारों को पीएम आवास योजना के तहत मकान उपलब्ध कराए गए थे। अब बचे हुए 5,20,000 नए स्वीकृत मकानों का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के हाथों किया जाएगा, जिसकी कुल लागत करीब 8,000 करोड़ रुपए है। मंत्री ने कहा कि मधुबनी में इस अवसर पर लाखों की संख्या में लोग जुटेंगे और यह कार्यक्रम ऐतिहासिक रूप से यादगार बनेगा। विकास मंत्रालय के कामों की यहाँ समीक्षा भी की है। मुझे खुशी है कि नीतीश बाबू के नेतृत्व में ग्रामीण विकास की हर योजना का यहाँ बहुत बेहतर और आदर्श क्रियान्वयन हो रहा है। मैं बिहार सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इन योजनाओं के आदर्श क्रियान्वयन के लिए। लखपति दीदी भी 3 लाख से ज़्यादा यहाँ बन चुकी है और 20 लाख इसी वर्ष बनाने का लक्ष्य है। तो तेजी से हर कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का आदर्श काम बिहार की सरकार कर रही। मेरी तरफ से बहुत बधाई। अंबेडकर जयंती से पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पटना के गांधी मैदान पहुंचकर डॉक्टर आम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने संकल्प को दोहराया और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की तारीफ की। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का सपना है सशक्त युवा और विकसित भारत, और हम उसी दिशा में संकल्प यात्रा पर निकले हैं। विजय सिन्हा ने कहा कि देश को भ्रष्टाचार में डुबोने वालों के खिलाफ यह अभियान जारी रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि अंबेडकर जयंती के दिन हमें संविधान, सामाजिक न्याय और समाज के प्रति समर्पण की प्रेरणा देता है, और आज मोदी जी के नेतृत्व में हम इन्हीं आदर्शों पर आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री का सपना मजबूत विकसित भारत के लिए मजबूत युवाओं के फौज को खड़ा करना, मजबूत नींव रखने के ईंट हमारा युवा बने भारत को विकसित करने के संकल्प को साकार करे। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती के अवसर पर इन युवाओं के साथ गांधी मैदान से हाई कोर्ट बाबा भीमराव अंबेडकर के मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और ये युवा विकसित भारत, मजबूत भारत, नेक इरादे के साथ कदम बढ़ाएगा, प्रधानमंत्री जी के सपना को साकार करेगा।
बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के राज्य कार्यालय के कर्पूरी सभागार में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि 14 अप्रैल 2025 को बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर जयंती राष्ट्रीय जनता दल की ओर से राज्य के हर एक पंचायत के दलित टोले मोहल्ले में मनाया जाएगा। तेजस्वी स्वयं राघोपुर विधानसभा के एक पंचायत में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाएंगे। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि बिहार में शराबबंदी के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की कड़ी टिप्पणी से यह स्पष्ट होता है कि बिहार में किस तरह से शराबबंदी को विफल करने में पुलिस पदाधिकारी और सरकार में बैठे हुए लोग लगे हुए हैं। तेजस्वी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और शराब तस्करों की मिलीभगत से टैक्स के संलिप्तता के कारण गरीबों, शोषितों, पिछड़ों, दलितों पर अत्याचार और गिरफ्तारी की जा रही है। लोगों ने देखा है जो लालू जी के समय, जो राबड़ी देवी जी के सरकार में जो अधिकारी हैं, उस समय डीएसपी होंगे, एसपी होंगे, आज बड़े बड़े पद पे है। उस समय कोई सचिव होगा, आज बड़े बड़े पद पे है। तो हम लोग भी सब अधिकारियों को जानते हैं, पहचानते हैं अच्छे से। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते हैं या हमारे लोग नहीं जानते कि कौन अधिकारी क्या करता है। तो इसलिए हम उन अधिकारियों को भी हम कहना चाहते हैं कि सेलेक्टिव होकर के काम मत कीजिए। ईमानदारी से जो है सभी अधिकारी वो काम करें। बहुत लोगों को हम लोगों ने देखा है, जानते हैं, पहचानते हैं। और अजीब बात है, लोग बोलते हैं जंगल राज, जंगल राज। तो यही अधिकारी तो उस समय थे, एसपी और डीएसपी, जो आज डीजी एडीजी लोग बने हुए हैं। तो ये लोग मंगल राज ले आए। लगातार हम लोगों ने अपराध पे भी सवाल पूछे, लेकिन आज विशेष तौर पे हम लोगों ने शराबबंदी पर जो है सवाल पूछा है। कई लोगों का घर उजड़ा है, कई निर्दोष लोग अभी भी बेल लेने की हैसियत नहीं है, जेलों में बंद है। तो ये सवाल खड़ा होता है, 3-4 इसमें महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। ये सरकार के लोगों को आगे आकर के जवाब देना चाहिए, ना कि किसी अधिकारी को आगे कर दिया जाए। ऐसा थोड़ी होता था 2005 से पहले। बिहार के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू ने शनिवार को चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आयोजित साइबर लॉ नेशनल म्यूट कोर्ट कंपटीशन 2025 का उद्घाटन किया। इसका आयोजन चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और बिहार सरकार के सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस कोर्ट कंपटीशन में देश के कुल 24 लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। इस मौके पर बिहार के सूचना मंत्री कृष्ण कुमार मंटू ने कहा कि देश के आम नागरिकों के लिए कानून की जानकारी बहुत ज़रूरी है। कानून की शिक्षा बच्चों को स्कूल की 8वीं कक्षा से ही दी जानी चाहिए, क्योंकि रोज़ लोगों का सामना कानून से होता है, चाहे वो यातायात कानून हो या फिर सामान्य अपराध से जुड़े कानून की सामान्य जानकारी के अभाव में लोगों को कानूनी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति मरीज यदि पटना आता है, दिल्ली जाता है, तो फीस लगती है 500 और दवा लिखा जाता है 100 रुपया की। फीस लगती है 500 तो दवा लिखा जाता है 100 रुपया का। मरीज का खर्च सेम टू सेम हुआ, लेकिन फायदा उसको वहाँ नहीं होता है। फायदा यहाँ होता है क्योंकि जांच कर कम दवाई टेक्नोलॉजी लिखी जाती है, मरीज को कौन दवा चाहिए, क्या रोग हुआ है, और वहाँ 5 किस्म की दवा लिख दी जाती है कि कोई तो शूट करेगा। तो यही शिक्षा है, यही कानून है। जब हमारे लोगों को जब कोर्ट में बिहार में दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन होने जा रहा है। इसे लेकर एक समझौता ज्ञापन पर शनिवार को हस्ताक्षर हुआ। शहर के कंकड़बाग इलाके में स्थित पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित कार्यक्रम में यह समझौता हुआ। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से फेडरेशन के महासचिव जितेंद्र प्राण सिंह ठाकुर और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक
सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्रन शंकरन ने हस्ताक्षर किए। इससे पहले बिहार में 2012 में 1 से 4 मार्च तक पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजन हुआ था, लेकिन राजगीर के नवनिर्मित स्टेडियम में आयोजन पहली बार हो रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 को लेकर भागलपुर में तैयारियां तेज हो गई हैं। इस क्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने समीक्षा भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक की। अध्यक्षता की बैठक का उद्देश्य खेलो इंडिया के तहत आयोजित होने वाले विभिन्न खेल आयोजन की तैयारी और उससे जुड़ी समीक्षा करना था। बैठक में खेल विभाग के जिला खेल पदाधिकारी जय नारायण सिंह सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के तहत तीरंदाजी प्रतियोगिता 4 से 7 मई तक आयोजित होगी। बैडमिंटन प्रतियोगिता 8 से 11 मई तक। इन खेलों में देश भर से 64 राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भाग लेंगे। 10 से 13 मई के बीच में खेलो इंडिया के 2 विभाग का आयोजन होने जा रहा है, एक तीरंदाजी और दूसरा बैडमिंटन। के लिए हमारे समस्त अधिकारियों के साथ हम लोगों ने अभी बैठक किया है। सभी अधिकारियों को उनकी जवाबदेही को फिर से बताया गया है, पहले भी बैठक हुई थी। और दूसरा कि हम लोग चेकलिस्ट बना करके उसको एक एक चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। निश्चित रूप से देश के विभिन्न कोने से यहाँ आए हुए खिलाड़ीगण यहाँ आए हुए खिलाड़ीगण हमारे अतिथि हैं, जिनके लिए हम लोग यहाँ सारी सुविधाओं को मुहैया करा रहे हैं। सुपौल में बेखौफ अपराधियों ने देर रात लूटपाट की एक वारदात को अंजाम दिया और इसी दौरान एक युवक को गोली मार दी। मिली जानकारी के अनुसार मृतक विकास कुमार टेंट में मजदूरी का कार्य करता था, जो देर रात सिंघवेश्वर से अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान लालपट्टी के समीप बाइक सवार अपराधियों ने लूटपाट शुरू की। विरोध करने पर अपराधियों ने युवक को सीने में गोली मार दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पिपरा पुलिस ने शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उसके बाद परिजनों को सौंप दिया गया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। देवघर जिले के खागा थाना क्षेत्र अंतर्गत बगदाहा पंचायत के बगदाहा राणा टोला में महेश्वर राणा को शनिवार को सुबह करीब 9 बजे सारठ थाना के सहयोग से खागा थाना पुलिस उनके घर से उन्हें पकड़कर ले गई थी, जिसके बाद वृद्ध को खागा पुलिस दोपहर करीब 1 बजे फिर से घर पहुंचा दिया गया। परिजनों का कहना है कि जब उन्हें घर पहुंचाया गया तो वृद्ध की स्थिति काफ़ी नाजुक बनी हुई थी, जिसको लेकर परिजनों ने आनन फानन में जामताड़ा सदर अस्पताल उन्हें ले गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों का आरोप है कि महेश्वर राणा शनिवार सुबह जब उनको खागा थाना पुलिस लेकर गई थी तब वो बिल्कुल स्वस्थ थे, तंदुरुस्त थे। ना बेटी बाबू कह जे तो लोग के पतली आली रख ले, लोग के इधर आन ले यहाँ तो रुकल कहबे के हवली नहीं आन ले देखे गोटी घर देखे तो पुलिस ढुकलो गोटी घर नहीं पाल तो की करलो साला तोय लगे बदारी तो अभी चापे साल्ट से दूसरा उठान को मारलो दू तीन पाइला और चप्पल को घिसिया की गाड़ी और उठा के ले गेलो जीते ले गेलो घुरते मारी के ठकी दला दुनिया। छत्तीसगढ़ ने नई नक्सलवाद आत्मसमर्पण नीति के तहत हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की सुरक्षा के साथ साथ उन्हें लाखों रुपए की प्रोत्साहन राशि भी देगी। आत्मसमर्पण करने वालों को शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार व्यवसाय से जोड़ा जाएगा। इस नई नीति के जरिए छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलवादियों को समाज की मुख्य धारा में लाकर उन्हें सम्मानजनक जिंदगी जीने का अवसर मुहैया करा रही है। नई नीति में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों और उनके परिवार के प्रति उदार और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। अब वार्ता के लिए तो हम लोग दरवाज़ा शुरू से ही खोल के रखे हैं, कभी प्रतिबंध नहीं है, कभी भी आके वार्ता कर सकते हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि आप गोली और हिंसा की भाषा छोड़िए और विकास की मुख्यधारा से जुड़िए। आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है।
जिले के इंद्रावती नेशनल पार्क इलाके के माड़ क्षेत्र के जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। जानकारी के मुताबिक 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। 2 नक्सलियों के शव बरामद हो गए हैं। बस्तर आईजी ने इसकी पुष्टि की है। मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ भी सकती है। सभी जवान सुरक्षित बताए जा रहे हैं। मुंबई में पानी के टैंकर चालकों की हड़ताल की वजह से वहां पर पेयजल को लेकर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। ऐसे में लोगों को मुसीबतों से दो चार होना पड़ रहा है। मुंबई के कई इलाकों में पीने के पानी के लिए हाहाकार मच गया है। मुंबई के लोग भयंकर जल संकट से जूझ रहे हैं। बता दें कि बृहन मुंबई नगर निगम की नई लाइसेंसिंग आवश्यकताओं से जुड़ी शिकायतों को लेकर मुंबई वाटर टैंकर एसोसिएशन 10 अप्रैल से हड़ताल पर है, जिसके चलते शहर की पानी की आपूर्ति ठप हो गई है। राजस्थान के जयपुर में विवेकानंदा ग्लोबल यूनिवर्सिटी और रांका पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त प्रयास से कार्यक्रम आयोजित हुआ। 3 दिवसीय रांका राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता के प्रथम दिन अत्यंत उत्साहपूर्वक लोग नजर आए। इस भव्य विधिक आयोजन का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस जितेंद्र कुमार माहेश्वरी ने किया। उनके साथ राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन माहेश्वरी तथा राजस्थान के एडवोकेट जनरल राजेंद्र प्रसाद, सिक्किम हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश NK जैन, राजस्थान के पूर्व जज JK रांका, वरिष्ठ अधिवक्ता, विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रबंध निदेशक और विधि संकाय के वरिष्ठ सदस्य भी मंच पर उपस्थित रहे। Senior advocate not only reads the file but also reads the judge. So you have to read the judge also while arguing a case. If the judge does not like an argument to be repeated, please don't do that. Because if you start repeating your argument, the judge will have an impression that perhaps no other point to argue. And even if you have one very good point to argue and to persuade, perhaps you may lose before you argue that point. So these are all certain arts of advocacy which you must learn. Apart from ethics and nobility of the profession, you all know the legal profession is considered to be a noble profession. And the foremost purpose is to serve the litigant, serve the society, and the lawyer is, an advocate is a bridge between the litigant and the judge. पंजाब के समराला में जंगल में आधी रात को गोमांस तस्कर गायों का वध करते हुए नजर आए। गौ तस्करी की सूचना मिलते ही गौरक्षा दल के पंजाब अध्यक्ष रमन वाड्रा मौके पर पहुंचे। हिंदू संगठनों के नेताओं ने इसकी सूचना पुलिस को दी। गोकशी कर रहे गौ तस्कर पुलिस प्रशासन को देखकर मौके से भाग गए। पुलिस जब तक मौके पर पहुंची तब तक गौ तस्कर 3 गौवंश को मार चुके थे। इसको लेकर पूरे इलाके में भारी आक्रोश है और हिंदी संगठनों ने कहा है कि प्रशासन को 48 घंटे के अंदर उन्हें पकड़ना होगा। तकरीबन 1:30 तो बाद की घटना जी रात में। हाँ जी, 2-3 फैमिली ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ 2-3 ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਘਟਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਤ ਦਿਨ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਡੀਆਂ ਗਊਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਜਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗਊਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਉਗਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਸਾਡੀ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਮੁੱਢਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਜੰਗਲ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ।
बरेली में एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी और यह सनसनीखेज मामला सामने आया। शराब पीने से मना करने पर कलयुगी बेटे ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि पिता का नाम लालाराम बताया जा रहा है। लालाराम का बड़ा बेटा छत्रपाल शराब का आदी है। आए दिन वह शराब पीकर घर में लड़ाई मारपीट करता है, जिसके चलते पिता ने बेटे से शराब का सेवन करने से मना किया तो बेटे ने पिता पर धारदार हथियार से वार किया, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी पुलिस की लगी। पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया। यूपी के कौशाम्बी जिले में नहर के किनारे पेड़ पर लटकता हुआ एक शव बरामद किया गया। एक युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी मच गई। ग्रामीणों ने सुबह शव को पेड़ पर लटकता हुआ देखा तो भीड़ एकत्रित हो गई। फिर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवक की हत्या कर शव को पेड़ से लटकाने की आशंका जताई जा रही है। घटना क्या, हमको जब खबर मिली तो हम वहाँ पे पहुँचे, देखे लाश जो है लगी फांसी लगा के लटका हुआ था। और तब जब हम पहुँचे वहाँ तो वहाँ पे मट्टी चली गई थी, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। अब हमको पता नहीं, शाम 4-5 बजे लगभग निकले घर से और निकलने के बाद यहाँ रक्सौली के रहने वाला है, यहाँ सौराई में आके मलकिया रोड पे फांसी से लगा के लटकता हुआ मिला। कौन सी ये हमारे साले जी है। और हमको 9-9:15 बजे खबर मिली, तब वहाँ पे हम गए तो जाने के पहले ही लाश वहाँ से चली गई, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। अब जानकारी के लिए जब हमको मिली तो यहाँ पे आए। अब देखिए कैसे क्या उनके घर वाले के आने के ही पता मिलेगा कैसे क्या उनका हुआ। क्या नाम है? हमारा नाम कस्तूरी लाल है। मेरठ जेल में बंद मुस्कान को दूसरी बैरक में शिफ्ट किया गया है। प्रेग्नेंट होने के कारण मुस्कान को दूसरी बैरक में शिफ्ट किया गया। अल्ट्रासाउंड में 1 महीने की प्रेगनेंसी की पुष्टि भी हुई। जेल मैनुअल के अनुसार अलग बैरक में रखा गया। दूसरी महिला बंदी संगीता के साथ उसे बैरक में रखा गया है। साथ ही मुस्कान को गर्भवती वाली डाइट और दवाइयाँ दी जाएगी। निगरानी के लिए अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती की जाएगी। और स्टेट लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।